हेलो एंड वेलकम टू इजी यूपीएससी। माय नेम इज समितेश। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो हम डिस्कस कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। नाउ इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आर्यंस इंडिया में आए, वो इंडिया में कैसे सेटल हुए, उसके बाद उनका इवोल्यूशन कैसे होता है। दैट मीन्स वो पहले चरवाहे थे, पैस्टोरलिस्ट थे, फिर कैसे वो एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करते हैं, कैसे वो खेती करना शुरू करते हैं, फिर वो कैसे उनका जो ट्राइबल विलेज था वो उनके छोटे छोटे विलेजेस में बसते हैं, फिर वो ट्राइबल विलेज कैसे जनपद में क्रिएट होता है, जनपद में कन्वर्ट होता है एंड हाउ इट कन्वर्ट इनटू महाजनपदास। सो बेसिकली इस पूरे वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले जो आर्यंस थे वो आए कहाँ से थे, ये क्वेश्चन आता है। तो ऐसा माना जाता है, देखिए ये अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं अलग अलग लोगों के, लेकिन कुछ कॉमन धारणाएं हैं, कुछ कॉमन थिंकिंग्स हैं, कुछ कॉमन विचार हैं कि वो मिडिल ईस्ट से या फिर सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे। और वो जब आए इंडिया में तो उनके पास आयरन की खोज तो थी नहीं, उन्हें आयरन के बारे में जानकारी था नहीं, तो वो घोड़े पे आए थे, उनके पास चैरियट थे, बट जो उनके पास हथियार थे, औजार थे, वो लकड़ी या पत्थरों के थे या फिर हड्डियों के थे, बोन इम्प्लीमेंट्स थे। तो उनसे उन घने जंगलों को काटना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडस रिवर था और जो गंगा या यमुना रिवर था वो पूरा रीजन घने जंगलों से ढका हुआ था और उन जंगलों को साफ करना बहुत ही कठिन काम था। तो वो आने के साथ इस रीजन में, दिल्ली के नॉर्थ रीजन में बस जाते हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं, किन्हीं किन्हीं जगहों पे वो वहाँ के लोकल लोगों से मिल जाते हैं और उनके मिलने से वहाँ का, उस पूरे एरिया का कल्चरल इन्हेंसमेंट होता है। अब कल्चरल इन्हेंसमेंट क्या है? सो बेसिकली कल्चरल इन्हेंसमेंट मीन्स कि जो आर्यंस थे वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे और जो इंडिया के लोग थे उनका लैंग्वेज अलग था। तो जब अलग अलग लैंग्वेज मिलेंगे तो हो सकता है एक नया लैंग्वेज निकले, दोनों का मिला हुआ रूप। सो इस तरह से अलग अलग कल्चर इमर्ज होते हैं और जहाँ पे वो लोगों से लड़ते हैं, जैसे कि आर्यंस यहाँ पे आए तो जरूरी नहीं कि वो हर लोगों के साथ शांति से रहें, हो सकता है कहीं पे उन्हें युद्ध लड़ना पड़े। तो जहाँ पे उन्होंने युद्ध लड़ा है वहाँ के लैंड्स को ऑक्युपाई करते हैं, वहाँ के लोगों को दास बनाते हैं और यही जो दास होते थे, ये जो सेवक होते थे, वो आगे चल के अनटचेबल बनते हैं या फिर शूद्रास आप कहने। तो ये एक अलग क्लास इमर्ज होता है। तो वहाँ के लोगों से लड़ते हैं, उनके ज़मीनों को ऑक्युपाई करते हैं और उनके पशुओं को हथिया लेते हैं। तो बेसिकली जो आर्यंस थे वो चरवाहे थे, उनके पास ढेरों संख्या में पशु थे, वो जगह जगह घूमते थे उन पशुओं के लिए चारगाह ढूंढने में। तो ऐसा रहा उनका आगमन इंडिया में। फिर आगे क्या होता है कि छोटे छोटे गाँव बनते हैं। तो पहले वो चरवाहे होते थे, बट जब इंडिया में आए, इंडिया के लोगों के साथ रहना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे इंडिया में एग्रीकल्चर की खोज थी, एग्रीकल्चर लोगों को आता था। तो उन्होंने इस चीज़ को नया पाया और इस तरह से उन्होंने इसे अडॉप्ट किया, जैसे कि उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया। अब एग्रीकल्चर करने के लिए उन्हें एक पर्टिकुलर जगह पे रहना पड़ेगा। तो वो छोटे छोटे ट्राइबल विलेजेस में, जनजातियों के छोटे छोटे ग्रुपों में, गाँवों में बसने लगे और यूजुअली उनके पास चैरियट थे, हॉर्सेस थे, तो वो मजबूत भी थे। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कुछ लोग उसी गांव में, कुछ लोग उस गांव के हेड बन गए, उस गांव के मालिक बन गए, जिसे राजा बोला जाने लगा। राजा बेसिकली यहाँ पे राजा का मतलब अलग है, डोंट मिसअंडरस्टूड विथ इस टाइम पे कंटेम्प्रेरी राजा के बारे में। उस समय के राजा का मतलब ये था कि वो राजा बस प्रोटेक्शन करता था और डिसीजंस जो लिए जाते थे वो सारे लोगों की सर्वसम्मति से लिए जाते थे, विथ प्रॉपर कंसेंसस। बट राजा उन्हें इसलिए बोलते थे कि वो एक क्लास था, क्लास इन द सेंस कि वो फिजिकली स्ट्रांग थे, उनके पास स्किल्स थे, तो इसलिए वो राजा बने। उनका अधिकार था, उन्होंने अपने अधिकार को प्रूव किया था अपने फिजिकल स्ट्रांगनेस या फिर अपने मेंटल स्ट्रांगनेस से, तो इसलिए वो राजा बने। फिर जब वो इंडिया में आते हैं तो यहाँ पे वो अलग अलग तरह के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि किन मंत्रों का उच्चारण करता है आदमी भाई? तो बेसिकली आदमी मंत्रों का उच्चारण भगवान के लिए ही करता है। तब फिर यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है कि अब उस टाइम पे भगवान कौन थे? तो ऐसा माना जाता है कि जो आर्यंस थे वो नेचर को गॉड मानते थे,
नेचर को गॉड मतलब नदियों को देवियां मानना गॉड। एक ऐसा इंसिडेंट आता है जहां विश्वामित्र, ये आपके ऋग्वेद में मेंशन है कि विश्वामित्र 2 नदियों से बात करते हैं, सतलज और रावी आई थिंक। तो वहाँ नदियों को पवित्र माना जाता था, नदी को भगवान मानते थे। इंद्रदेव को भगवान माना जाता था, बारिश के देवता। वरुण देव मानते थे जो हवा के देवता थे, और अग्नि देवता की पूजा होती थी, सूर्य देवता की पूजा होती थी। तो बेसिकली वो नेचर की पूजा करते थे, और उन्हीं नेचर के ऊपर, उसी नेचर के ऊपर उन्होंने अलग अलग मंत्रों को क्रिएट किया और उस मंत्रों का उच्चारण किया। नाउ अब जो उन मंत्रों का उच्चारण करने वाला व्यक्ति हुआ करता था, उसे वो पुरोहित कहते थे, जो आगे चल के ब्राह्मण क्लास बनता है। फिर अभी हमने बात किया राजा क्लास का, जो क्षत्रिय क्लास होता है, फिर ब्राह्मण क्लास, फिर हमने बात किया शूद्रास का, दास जो होते थे वो शूद्र क्लास हो गया। फिर एक बचता है वैश्य क्लास, जो उस टाइम पे जो लोकल पीपल थे, जो यहाँ के लोकल रहने वाले लोग थे, जो जिनका काम था खेती करना या फिर पॉटरी बनाना, क्राफ्टमैन थे, उनको जन बोला जाता था, जन, या फिर विश VISH विश, उन्हें विश बोलते थे। तो उसी विश वर्ड से वैश्य बना हुआ है। तो कॉमन लोगों को जो क्राफ्टमैन या फिर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते थे, बेसिक आप कह लें एक शब्द में, उन्हें वैश्य बोला गया। नाउ यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो डिवीजन ऑफ क्लासेस था, दैट वाज नॉट हायरार्किकल, इट वाज टोटली बेस्ड ऑन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। दैट मीन्स अ पर्सन विच इज कैपेबल फॉर समथिंग, he'll definitely do that particular work. For that, let me give you an example. Suppose there is a family in which 3 लोग रहते हैं। उन 3 लोगों में से समझ लो कि एक सबसे बड़ा आदमी वो दादाजी हैं घर के, उनसे छोटा आदमी उनका बेटा, और फिर उनसे छोटा उनका बेटा। अब जो दादाजी हैं, he used to belong in ब्राह्मण क्लास, क्योंकि उनके पास बुद्धिमत्ता अच्छी है, वो मंत्रों को याद कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण अच्छे से कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो मिडिल वाले, जो बीच वाले हैं, ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, 6 फुट का हट्टा कट्टा आदमी है, वो युद्ध लड़ सकता है, अकेले 10 लोग को मार सकता है, तो वो क्षत्रिय क्लास में बिलोंग करेगा। फिर उनका लड़का है जो पेंटिंग अच्छा करता है, मूर्तियां अच्छी बनाता है, सो ही बिलोंग टू वैश्य क्लास। सो इस तरह से फंक्शनल स्पेशलाइजेशन था, दैट वाज नॉट हायरार्किकल। बट हम आगे देखेंगे ओवर द टाइम, जब ये राजा का डेफिनेशन चेंज होता है। नाउ आप खुद सोचो, जो राजा है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई कैपिटल सिटी नहीं है, जब उसके पास धीरे धीरे कैपिटल आएगा, धीरे धीरे पैसा आएगा, धीरे धीरे पावर आएगा, सो ही विल डेफिनेटली बिकम करप्ट। और जब वो करप्ट बनेगा, देन ऑब्वियसली दिस फंक्शनल स्पेशलाइजेशन विल चेंज इनटू हायरार्किकल टेक्सचर। सो यही होता है। आगे चल के महाजनपदा पीरियड में हम देखेंगे कि ये जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन था, ये आगे चल के जन्म के आधार पे हो जाता है। और ऐसा हो जाता है कि एक ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण बनेगा, दैट मीन्स एक पंडित का लड़का पंडित बनेगा, एक राजा का लड़का एक राजा बनेगा। सो ये जन्म के हिसाब से चेंजेस आ जाती हैं उस टाइम पे। सो अब क्या होता है कि जो आर्यंस थे, उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया। तो एग्रीकल्चर करेंगे तो फिर अलग अलग अनाजों को भी उगाएंगे। तो उस टाइम पे उन्होंने बार्ले, वीट वगैरह की भी खेती की थी। फिर ऐसा देखा जाता है कि जो खेती करने का तरीका, उसमें भी चेंजेस आते हैं। यहाँ के लोग उन्हें और चीज़ें सिखाते हैं। फिर एक और फिनोमिना मिलती है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वो फिनोमिना रहती है मेगालिथ्स की। मेगालिथ्स मतलब अब ये घटना होती है कि जो उस टाइम पे लोग मरते हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं, उनको बरी करने शुरू किया जाता है। जैसे कि ज़मीन में गड्ढा खोद के उन्हें वहाँ पे दफना दिया जाता था। नाउ अब जहाँ पे उन्हें दफनाया जाता था, वहाँ पे अब लोग क्या करने लगे, वहाँ पे पत्थरों को लगाने लगे, ताकि एक निशानी हो जाए, एक मार्क हो जाए कि हाँ, यहाँ किसी को दफनाया गया है। अब वो बड़े बड़े पत्थरों को आप यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो। इन बड़े बड़े पत्थरों को गोला आकार में रखा जाता था और एक मार्क बनाया जाता था कि हाँ, यहाँ पे किसी को दफनाया गया है। अब ये जो दफनाया जाता था लोगों को, तो उन लोगों के साथ में और भी चीज़ों को दफनाया जाता था। जैसे कि कहीं कहीं पॉटरीज दफनाई गई है। एक जगह है आपका ब्रह्मगिरी, जहाँ 33 गोल्ड बीट्स, 33 2 स्टोन बीट्स और 4 कॉपर बैंगल्स दफनाए गए हैं। फिर एक जगह है इनाम गांव, जहाँ पे एक घर के अंदर 5 रूम का घर है, उसके कोर्टयार्ड में एक आदमी को एक मिट्टी के एक पॉट आप या फिर आप कह लें एक जार है, उस जार में लिटाया गया है और उसका सिर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रखा गया है।
और वो जो इनाम गांव की जो वो साइट है वहाँ पे उस आदमी के साथ कुछ खाने पीने की भी वस्तुएं रखी गई हैं ताकि वो आगे चल के उस चीज़ को खा सके, ऐसा वो मानते थे। तो ऐसा था मेगालिथ स्ट्रक्चर, जिसमें फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि जहाँ बरियल होते थे, जहाँ लोगों को दफनाया जाता था, वहाँ ऊपर वो पत्थरों का गोलाकार आकृतियाँ बना देते थे ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ यहाँ पे किसी को दफनाया गया है। सो ऐसा था अर्ली विलेज लाइफ। बाकी मैं लिंक में वीडियो डाल दूंगा, मैंने इसे गलत इंटरप्रेट किया, मैं वीडियो का लिंक नीचे डाल दूंगा, आप उससे देख सकते हैं हमारे ओल्ड एनसीईआरटी की वीडियोस। सो आप जब दोनों वीडियो को देख लेंगे तो दैट विल बी सफाइस फॉर यू। नाउ हम डिस्कस करते हैं महाजनपद पीरियड के बारे में, अर्ली किंगडम। नाउ होता क्या है, अब जो ट्राइबल विलेज होगा, छोटा छोटा विलेज होगा, वो क्या करेगा, जब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो और बड़ा होता जाएगा। जो वो और बड़ा होगा तो फिर बगल वाला भी जो गांव है वो भी बड़ा होगा। तो जब बड़ा होगा तो उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, और रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो लोग एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे और चीज़ों को ऑक्यूपाई करने के लिए। तब होता क्या है कि जब लोग ऑक्यूपेशन शुरू करते हैं दूसरे की ज़मीन का, दूसरे की प्रॉपर्टी का, तब उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। और सुरक्षा की आवश्यकता के लिए वो क्या करते हैं, आर्मीज रखना शुरू करते हैं। आर्मीज रखना शुरू करेंगे, आर्मी मतलब कुछ सैनिक रख लिए। फिर उसके बाद वो एक सिटी बनाएंगे, जो ट्रेड सेंटर रहेगा उसको अपना राजधानी बना लेंगे कि ठीक है हम यहाँ पे अपना पैलेस बनाएंगे, अपना घर बनाएंगे यहाँ पे, और इस सिटी को हम अपनी राजधानी घोषित करते हैं। यहीं से सारी एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक ट्रेड होगा, और इस सिटी को हम चारों तरफ से घेरवा देंगे ताकि कोई बाहर से आक्रमण ना कर सके, या फिर करे तो कठिन रहे उसके लिए। तो ऐसे शुरुआत होती है विलेज से जनपद में चीज़ें चेंज होने में। अब जनपद से फिर महाजनपद में चीज़ें, महाजनपद आते हैं, जनपद कन्वर्ट होते हैं महाजनपद में। अब महाजनपद क्या हुआ कि जब जनपद भी और बड़े रूप ले लेते हैं, बड़ा आकार ले लेते हैं, जैसे कि उसमें और ट्रेड एक्टिविटीज़ होने लगती हैं, लोग और अलग अलग तरह के कामों को करना शुरू करते हैं। जैसे कि कुछ लोग अब लोहे की खोज हो जाने के कारण हथियार बनाना शुरू करते हैं। कुछ लोग का काम बेसिकली होता है रथ बनाना। कुछ लोग बेसिकली मेन उनका काम ये रहता है कि वो पॉटरीज बनाएंगे, कुछ लोग पेंटिंग करेंगे। तो ऐसे वैसे जब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ वर्क होता है, और उसके साथ ही जब राजा का, अब इस समय के राजा आप ध्यान दीजिएगा, अब इस समय के राजा के पास आर्मी भी है, दैट मीन्स पावर भी है, और इस समय के राजा के पास पैलेस भी है। अब जब उसके पास आर्मी और पैलेस दोनों है तो ऑब्वियसली इस समय पे वर्णा सिस्टम चेंज हो जाएगा। और एग्जैक्टली यही होता है जो 600 BC से शुरू होता है महाजनपदा पीरियड। 600 BC के बाद वर्णा सिस्टम में चेंजेज आना शुरू हो जाते हैं और ये हायरार्किकल बनता जाता है। नाउ इस टाइम का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था, और इन राजाओं को राजा किसने बनाया और वो कैसे बने, अब इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले के राजा के पास कोई आर्मी नहीं थी, कोई ज़मीन नहीं था, कुछ नहीं था। बट अब क्या हुआ कि धीरे धीरे दो तरह का सिस्टम इमर्ज हुआ। एक सिस्टम ऐसा इमर्ज हुआ कि जहाँ पे लोग ही एक सभा बनाते थे, जनमंडल होता था, जनमंडल, वहाँ पे डिस्कस करते थे वहाँ पे डिस्कशन करते थे, और उसके बाद फिर निर्णय लिया जाता था। एक मिनट, बट दूसरा रूप था जहाँ पे जो राजा था, जो पहले हेड ऑफ दैट ट्राइबल विलेज था, वो क्या करता है, बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस, बड़े बड़े यज्ञ करना शुरू करता है, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ। अब उस यज्ञ में होता क्या है कि वो एक घोड़ा लेता है, उस घोड़े को छोड़ देता है, उस घोड़े पे उसके राज्य का एक सिंबल बना रहता है, और वो घोड़ा जिस जिस राज्य से होकर जाता है, अगर उस राज्य का जो हेड होता है उस घोड़े को रोकता है तो उसे इस राजा से युद्ध करना पड़ेगा। और अगर वो राजा उस घोड़े को जाने देता है तो फिर वो राजा इसकी अधीनता स्वीकार करता है, मतलब इसके अंडर में अपने आप को सरेंडर कर देता है कि हाँ हम आपके शरण में आ गए हैं। तो ऐसा था राजा बनने का प्रोसेस। अब जैसे जैसे वो अलग अलग टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करने लगे, वो और पावरफुल बनने लगे। अब जब वो और पावरफुल बने तो उन्हें और आर्मी की ज़रूरत पड़ी, और अगर वो पावरफुल बनेंगे तो उनके दुश्मन भी बढ़ेंगे, तो दुश्मन बढ़ेंगे तो उन्होंने अपने जनपदों का, अपने सिटीज़ का, इम्पोर्टेंट सिटीज़ का फोर्टिफिकेशन शुरू किया, मतलब उनके चारों तरफ चार दीवारियाँ बनाना शुरू कर दिए, बड़े बड़े पत्थरों के, ईंटों के, ताकि बाहर से आक्रमण ना हो सके।
तो ऐसा रहा इवोल्यूशन जो था। नाउ अब इस टाइम पे जो एग्रीकल्चर जो था होता था उसमें भी कुछ चेंजेस आए थे। अब जो एग्रीकल्चर था, अब जैसा कि आप जानते हो इस टाइम पे आयरन की खोज हो चुकी थी, 1000 BC में आयरन की खोज हो जाती है। तो जो प्लाव मतलब जो हल था अब वो आयरन का बनाया जाने लगा, लोहे का बनाया जाने लगा। पहले जो बनता था वो लकड़ी का बनता था। तो अब जब लोहे का बनेगा तो ऑब्वियसली खेतों को जोतना आसान हो जाएगा। तो जब खेतों को जोतना आसान हो गया तो लोग और तरह की फसलों को उगाना शुरू कर दिए। सो इससे क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हुआ और उसके साथ ही प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि पहले जो धान की खेती होती थी, जो पैडी की खेती होती थी, वो क्या होता था कि बीज को लिया और खेत में स्प्रेड कर दिया और वो धान उग गया। बट अब इस टाइम पीरियड से होता क्या है कि जो करेंटली हम लोग यूज़ करते हैं कि धान की खेती से पहले धान का बीज एक जगह एक खेत में उगाया जाता है, फिर उसको निकाल के जब बड़े होने पे उसे मेन खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता था। तो ऐसा स्टार्ट हुआ इस महाजनपदा पीरियड के टाइम में। नाउ जब आर्मी रखेगा, वो राजा आर्मी रखेगा, बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बनवाएगा, तो ऑब्वियसली वो टैक्सेशन को भी अडॉप्ट करेगा। तो इस टाइम पीरियड पे टैक्सेशन भी शुरू हो गया था। सो ऐसा था पूरा आपका महाजनपदा पीरियड। मैंने इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट में ही कवर किया बिकॉज मैंने इसका पूरा हिस्सा लगभग 2/3 ओल्ड एनसीईआरटी की वीडियो में डिस्कस कर दिया है और काफ़ी चीज़ें दोनों बुक्स में कॉमन थी, इसलिए मैंने उन चीज़ों को छोड़ दिया बिकॉज मैंने उन चीज़ों को उसी वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो आप इनके साथ उसे भी देख लीजिएगा। और इसके बाद जब मैं 11th के एनसीईआरटी ले आऊँगा, जब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो उसके साथ मैं लूसेंट को भी कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि इसके अलावा इन 3 बुक्स या फिर आप ये कह लें कि इन जो वीडियोस हैं पूरे वीडियोस, इनके अलावा आपको एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ और ना पढ़ना पड़े, चाहे वो फैक्चुअल चीज़ हो और चाहे वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ हो, क्योंकि मैं एनसीईआरटी और लूसेंट दोनों इसमें कवर कर दूंगा। तो आपके यूपी पीसीएस के लिए भी हो जाएगा, यूपीएससी के लिए भी हो जाएगा, एसएससी, बैंक, रेलवे, जिस एग्जामिनेशन के लिए चाहो उस एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ सकते हो। आपके पास एक होलिस्टिक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल नॉलेज रहेगी, जिसका आप बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। So please make sure to like this video and try to comment more, constructive comment करिए, अपनी चीज़ों को मेरे से शेयर करिए, बताइए क्या आपको चाहिए, आपको कौन सी और चीज़ें चाहिए, क्या आप सुधार चाहते हो, what kind of improvements you are seeking for। So उन सब चीज़ों के बारे में बताओगे आप, तभी मैं अपने आप को improve करूँगा। Obviously I need to improve myself manifold। So please comment your views and try to guide me, try to motivate me, and yeah, make sure to subscribe this channel because subscribing makes me more happy and motivated. So please do that, and thank you so much for listening me. Have a good day.